डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे न्यायपालिका के संबंध में, और न्यायपालिका के संबंध में अपन ने न्यायपालिका का जो उल्लेख है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसके संबंध में अपन ने देखा था। इसके बाद में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो कॉलेजियम व्यवस्था के तहत की जाती है उसको अपन ने देखा था, और न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उस पर महाभियोग के द्वारा हटाए जाने की जो प्रोसेस थी उसके बारे में अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज अपन देखेंगे न्यायपालिका की संरचना या न्यायपालिका का जो स्ट्रक्चर है उनके संबंध में। तो भारतीय न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड के अनुसार है। पिरामिड अपन ने अच्छे से जानते हैं, यानी कि पिरामिड की आकृति ऐसी होती है। यह पिरामिड की आकृति ऐसी होती है, यानी कि ऊपर जो शक्ति है वो केंद्रित होती है और नीचे विकेंद्रीकृत होती है। ये एक पिरामिड नुमा आकृति बनती है, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं जो सर्वोच्च होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट आते हैं, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय आ जाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर आ जाते हैं। तो ये इस प्रकार से भारत में न्यायपालिका की संरचना है वो किस प्रकार है, पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और सबसे नीचे जिला व अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, जो मैंने आपको अभी इस डायग्राम के माध्यम से बताया है। क्योंकि अपन से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में न्यायपालिका का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो भारतीय न्यायपालिका का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से है, पिरामिड की तरह है, जिसमें ऊपर जो सर्वोच्च शिखर पर होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर जो उसके नीचे के स्तर के जो होते हैं वो हाई कोर्ट होते हैं, जिसको अपन उच्च न्यायालय बोलते हैं, और उसके नीचे जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जिला सेशन पर, ये आते हैं पूरे के पूरे। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अपन से पूछे तो पिरामिड के अनुसार है। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं, क्योंकि अंतिम रूप से शक्ति है वो किसके अंदर समाहित की गई है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर की गई है। और उच्च न्यायालय निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकते हैं। यानी कि जो ये जिला न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय हैं, इनके विरुद्ध में जो अपील है वो कौन सुन सकते हैं, उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय के विरुद्ध में अपील कौन सुन सकता है, सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है अपील का क्या है, अंतिम स्तर है। यानी कि हाई कोर्ट के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में अपील सुनी जा सकती है, और जो जिला न्यायालय हैं और अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके विरुद्ध में अपने हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि उच्च न्यायालय निचली अदालतों के फैसले पर अपील की सुनवाई कर सकता है, और जिला अदालत जिले में दायर मुकदमे की क्या करती है, सुनवाई करती है। और अधीनस्थ न्यायालय फौजदारी और दीवानी मुकदमों पर विचार करता है। दीवानी मामले संपत्ति से संबंधित होते हैं और फौजदारी होते हैं वो मारपीट से संबंधित होते हैं। ये भी अपने को क्या रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। यानी फौजदारी मारपीट से हो गए, दीवानी हो गए संपत्ति से संबंधित मामले। तो ये तो हो गया एक प्रकार से खाका कह सकते हैं, या अपन कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो अधीनस्थ न्यायालय है उनका एक संरचनात्मक ढांचा हो गया जो न्यायपालिका का है। और न्यायपालिका के संरचनात्मक ढांचे में अपन ने देखा है कि इसकी आकृति है वो किस प्रकार से है, पिरामिड के अनुसार है। अब देखते हैं अपन जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके प्रमुख जो क्षेत्राधिकार हैं उनके संबंध में। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार हैं, जिसमें सबसे पहले पॉइंट आता है वो आता है मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। यानी कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें अपन डायरेक्ट सीधा कहा नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, अधीनस्थ न्यायालय में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, और अंतिम रूप से किस में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अगर ये अधीनस्थ न्यायालय है, जिला न्यायालय है, या अपन कहें हाई कोर्ट है, उसमें अगर अपने को न्याय नहीं मिले तो अंतिम रूप से अपील करने का जो अपने पास ऑप्शन रहता है वो कौन सा रहता है, सर्वोच्च न्यायालय रहता है। लेकिन कुछ एक मामले ऐसे होते हैं जिसकी डायरेक्ट सुनवाई कहाँ की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमे पहले निचले अदालतों में सुनने आवश्यक नहीं होते, और इनमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है। यानी कि इसमें यह अधीनस्थ न्यायालय, हाई कोर्ट है, जिला न्यायालय, इनमें सुनवाई की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट किसके पास जाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं।
और संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का कोई भी व्यक्ति न्याय पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। यानी संघीय संबंध यानी कि जो केंद्र से जुड़े हुए मामले होते हैं उस प्रकार के मुकदमे में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपन जा सकते हैं। और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का कोई भी व्यक्ति न्याय पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय अपना विशेष आदेश रीट जारी करता है और इसका उल्लेख है संविधान के आर्टिकल 32 के अंदर। अनुच्छेद 32 में रीट जारी करने का अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है, और आर्टिकल 226 में रीट जारी करने का अधिकार है वो किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है। और जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है, चाहे तो वह उच्च न्यायालय में जा सकता है और चाहे तो वो सीधा डायरेक्ट कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यानी कि अगर अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो अपने पास ऑप्शन है। अगर अपन चाहें तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अगर अपन चाहें तो डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और इन रीटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है। जो ये रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट करता है वो संविधान के आर्टिकल 32 में करता है, और जो हाई कोर्ट है वो रीट जारी करता है वो आर्टिकल 226 के अंतर्गत करता है। ये बात अपने को क्या रखनी है? विशेष ध्यान में रखनी है। और रीट संबंधी ये परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया, ये 5 प्रकार की जो रीट है उनके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे कि परमादेश क्या होता है, उत्प्रेक्षण क्या होता है, अधिकार परीक्षा क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, ये पूरी की पूरी अपन देखेंगे आगे। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय अपील का क्या है? उच्चतम न्यायालय यानी लास्ट स्टेज है वो कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट है। यानी अधीनस्थ न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अपन बात करें हाई कोर्ट, उन सब के विरुद्ध में अपन अपील कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। अगर फौजदारी मामले में निचली अदालत में किसी को फांसी की सजा दे दी जाती है तो उसमें अपील सर्वोच्च या अपन कह सकते हैं उच्च न्यायालय में की जा सकती है। फौजदारी मामले में यह अधीनस्थ न्यायालय हो गया, जैसे अधीनस्थ न्यायालय जिला सेशन पर, इसमें अगर इस प्रकार की सजा दे दी जाती है तो अपील है वो अपन हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार का अर्थ होता है कि सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण मुकदमे पर क्या कर सकता है? पुनर्विचार, यानी दोबारा से विचार कर सकता है। जो नीचे के जितने भी हाई कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं या अधीनस्थ न्यायालय, उस पर जो सुनवाई हुई है उस पर दोबारा से विचार कर सकता है। और उसमें कानूनी मुद्दों की जा सकती है या मुद्दों की पुनः क्या की जा सकती है? जांच की जा सकती है। यदि न्यायालय को लगता है कि कानून या संविधान का यह अर्थ नहीं है जो निचली अदालतों ने समझा है, क्योंकि कोर्ट से भी क्या हो सकती है? गलती हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास काफ़ी समय होता है और अंतिम रूप से अपन अच्छे से जानते हैं सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है। इसके अंदर यानी सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि कानून या संविधान का जो अर्थ है अधीनस्थ न्यायालयों ने जो समझा है निर्णय देते समय, वो अर्थ क्या समझ लिया है? गलत समझ लिया है। तो सर्वोच्च न्यायालय उसके निर्णय को क्या कर सकता है? बदल सकता है। अर्थात अधीनस्थ न्यायालय हैं, जिला न्यायालय हैं, हाई कोर्ट हैं, उसके द्वारा दिए गए निर्णय में चेंजिंग कर सकता है और उसके साथ ही उनके प्रावधानों की नई व्यवस्था भी दे सकता है। यह बात भी अपने को क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। और उच्च न्यायालयों को भी अपने बीच में की अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय क्षेत्राधिकार शामिल होता है। यानी कि हाई कोर्ट है उसमें भी अपने नीचे की अदालतों के निर्णय के विरुद्ध क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है। यानी हाई कोर्ट के विरुद्ध कौन सुन सकता है? सुप्रीम कोर्ट। और जो डिस्ट्रिक्ट स्तर के हैं और अपीलीय जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके विरुद्ध कौन सुन सकता है? हाई कोर्ट सुन सकता है। और भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्यवस्था से संबंधित किसी भी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए क्या कर सकता है? भेज सकता है। ये भी इसके पास पावर है अपने प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति के पास। और भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन है जनहित याचिका रही है। और इस जनहित याचिका के संबंध में भी अपन विस्तार से देखेंगे कि जनहित याचिका किसे कहेंगे अपन, इसका प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ, क्या इसके प्रॉफिट हैं। और लोकतांत्रिक शासन का आधार यह है कि सरकार का प्रत्येक अंग एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का क्या करे? सम्मान करे, ताकि अपने देश का जो प्रशासनिक ढांचा है वो एक सुव्यवस्थित तरीके से क्या करे? चलता रहे। तो ये सब की सब बातें आई है जिसमें अपन न्यायिक सक्रियता की बात भी आई है, जिसके बारे में अपन विस्तार से आगे की कक्षा होगी उसके अंदर न्यायिक सक्रियता के संबंध में पढ़ें कि न्यायिक सक्रियता क्या होती है, जनहित याचिका क्या होती है, जिसके माध्यम से किस प्रकार से लोगों के अंदर एक
जागरूकता आई है और प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाने में इस जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता की अहम महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके संबंध में अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में देखेंगे। साथ में ही आज अपन ने जो इसके क्षेत्राधिकार पढ़े हैं कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक तो हो गया मौलिक क्षेत्राधिकार, जो डायरेक्ट सीधा अपन कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। एक अपील, यानी पहले नीचे के स्तर पर और बाद में अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच सकते हैं। तो ये अनेक प्रकार के इसके क्षेत्राधिकार अपन ने आज देखे हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो परीक्षा की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो महत्वपूर्ण है। सामान्य ज्ञान के लिए भी अगर अपन बात करते हैं तो ये बात इम्पोर्टेंट है, आगे भविष्य में अपने काम आने वाली है। तो आज अपन ने सुप्रीम कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रक्चर, ढांचा अपन कह सकते हैं, खाका कह सकते हैं या संरचना कह सकते हैं, जिसके बारे में देखा है, जो पिरामिडनुमा है, यह बात भी इम्पोर्टेंट है। बाकी आगे की नेक्स्ट कक्षा में अपन इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।